नमस्कार साथियों। तो आज से हमारी क्लास में नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है संधारित्र। संधारित्र में सबसे पहले बात करते हैं हम संधारित्र के बारे में कि संधारित्र होता क्या है। तो संधारित्र उसे कहते हैं जो आवेश संग्रहण करता है, अर्थात ऐसी युक्ति जो आवेश को इकट्ठा करती है, संग्रहण करती है, वह संधारित्र होती है। वह युक्ति जो आवेश को संग्रह करती है। आवेश को संग्रह करती है वह संधारित्र कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसकी संरचना जो होती है, इसमें दो प्लेटें होती है, अर्थात दो चालक प्लेटें होती है, जिसे एक परावैद्युतिक पदार्थ, परावैद्युतिक पदार्थ का मतलब है कुचालक पदार्थ, अर्थात उसे कुचालक पदार्थ से अलग किया जाता है। उन दोनों प्लेटों को, दो प्लेटें होती है जिसको कुचालक द्वारा अलग किया जाता है, इसकी ऐसी संरचना होती है। इसमें दो चालक प्लेटों को परावैद्युतिक पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ अर्थात अचालक भरा होता है, जिसका कार्य, इसका कार्य जो परावैद्युतिक पदार्थ भरा होता है उसका कार्य आवेश को संचय करना है, आवेश को संचय करना है। अब बात करते हैं हम संधारित्र के से ही संबंधित टॉपिक धारिता के बारे में कि धारिता क्या होती है। तो धारिता वह है, आवेश संग्रहित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। अर्थात कोई सा संधारित्र है जो इसमें आवेश संग्रहित करने की कितनी क्षमता है, वह उसकी धारिता कहलाती है। आवेश संग्रहित करने की क्षमता, आवेश संग्रहित करने की क्षमता धारिता कहलाती है। इसमें जो आवेश होते हैं, संधारित्र में जो आवेश इकट्ठा होते हैं वह वोल्टेज के समानुपाती होते हैं, अर्थात जो आवेश है Q वह वोल्टेज के समानुपाती होते हैं। अर्थात अगर आवेश बढ़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, परंतु ये संभव नहीं है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो आवेश बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है CV, और यहाँ पे यही C धारिता कहलाती है, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता, यही हमारा इम्पोर्टेंट सूत्र है जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करते हैं। यहाँ पे Q आवेश है, व V विभव। अब देखते हैं हम इसका मात्रक कि धारिता का मात्रक क्या होता है। धारिता का जो मात्रक होता है वह फेरड होता है, फेरड। हमने एक मात्रक फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, आवेश चैप्टर में, फेराडे। वह आवेश, वह विद्युत धारा का मात्रक है। फेराडे विद्युत धारा का मात्रक है, जबकि फेरड धारिता का मात्रक है। तो इसे आप याद में रखें, फेरड, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। फेरड को हम F से प्रदर्शित करते हैं। यह इसका मात्रक एक और है। देखिए आप यहाँ से C का मान निकालिए धारिता का। C बराबर, C यहाँ ही रहने देंगे, विभव को इसके नीचे ले जाएंगे, तो Q/V। तो इससे हम Q को किस में नापते हैं, आवेश में, कुलाम में, और विभव को वोल्ट में।
तो इससे इसका एक और मात्रक आता है कूलाम प्रति वोल्ट। तो ये संधारित्र की धारिता के दो मात्रक हैं, फेरड और कूलाम प्रति वोल्ट। अब बात करते हैं हम धारिता की निर्भरता के बारे में कि धारिता जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है। धारिता की निर्भरता, तो धारिता है ना प्लेटों के क्षेत्रफल के और प्लेटों के बीच की दूरी, दो प्लेटें हैं उनको कितना बड़ा किया गया है, उनको कितना छोटा रखा गया है, तो उसके क्षेत्रफल पर, उनकी बीच की दूरी अर्थात कितनी दूरी पर रखा गया है, और विद्युतशीलता पर अर्थात जो परावैद्युतिक पदार्थ भरा हुआ है वह कैसा है, उस पर निर्भर करती है धारिता। प्लेटों के क्षेत्रफल पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर और विद्युतशीलता पर। अर्थात हम इसे सूत्र के रूप में लिखेंगे तो ये आएगा C बराबर एप्सिलॉन A/D। यह हमारा सूत्र है। इसमें जो C है वह है धारिता, एप्सिलॉन है जो है विद्युतशीलता, A है प्लेटों के क्षेत्रफल, व D है प्लेटों के बीच की दूरी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि संधारित्र की धारिता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। या किसके समानुपाती होती है, तो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, वह विद्युतशीलता के भी समानुपाती होती है। अब बात करते हैं हम एप्सिलॉन बराबर, तो एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। यहाँ जो एप्सिलॉन नोट है वह है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता का एक फिक्स मान है जो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेरड प्रति मीटर। यह हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। अब बात करते हैं हम सापेक्षिक विद्युतशीलता की। ER बराबर सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता सापेक्षिक विद्युतशीलता। अब देखते हैं हम वायु व निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। तो वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वह 1 होता है। एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। वह किसी माध्यम की, किसी अन्य कोई भी माध्यम हो सकता है, तो किसी माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 से सदैव कम होता है, 1 से सदैव ज़्यादा होता है। एक से सदैव ज़्यादा होता है। वायु व निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान अर्थात सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 होता है, या किसी माध्यम के लिए सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 से अधिक होता है। यह सदैव होता है, हमेशा सदैव 1 से अधिक ही होगा, 1 से कम नहीं हो सकता। 1 वायु व निर्वात के लिए होता है। अब बात करते हैं हम कि धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी व विद्युतशीलता पर तो निर्भर करती है, वह अन्य फैक्टर पर भी निर्भर करती है। तो प्रतिरोध की जो संधारित्र की जो धारिता है वह प्लेटों के प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है कि प्लेटों का प्रतिरोध कितना है। प्लेटों के प्रतिरोध पर निर्भर। और संधारित्र की जो धारिता है प्लेटों की संख्या पर भी निर्भर करती है। प्लेटों की संख्या पर।
ये संधारित्र की धारिता है जो किन किन बातों पर निर्भर करती है उसको आप ध्यान में रखें कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, विद्युतशीलता पर अर्थात पेराविद्युतिक पदार्थ किन चीज़ से मिलकर बना है उस पर, प्लेटों के प्रतिरोध पर व प्लेटों की संख्या पर। अब बात करते हैं हम धारिता का व्यवहारिक मात्रक की। धारिता का जो व्यवहारिक मात्रक है वह है माइक्रोफेरड। माइक्रोफेरड इसे इससे प्रदर्शित करते हैं। तो 1 माइक्रोफेरड में 10⁻⁻⁶ फेरड होते हैं। 1 माइक्रोफेरड में 10⁻⁻⁶ फेरड होते हैं। वह 1 पिकोफेरड आ जाए आपके पास। 1 पिकोफेरड बराबर क्या होता है? तो 1 पिकोफेरड में 10⁻12 फेरड होते हैं। अब बात करते हैं हम संधारित्र के प्रतिघात की। संधारित्रीय प्रतिघात, इसे इंग्लिश में कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? यहाँ मैंने बताया था कि प्रतिघात एक तरह का प्रतिरोधी होता है। और प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे संधारित्र में क्या बहती है? धारिता। तो धारिता के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को संधारित्रीय प्रतिघात कहते हैं। धारिता के मार्ग में उत्पन्न अवरोध संधारित्रीय प्रतिघात कहलाता है। इसे हम XC से प्रदर्शित करते हैं। इसे XC क्यों लगाया? क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इसके लिए C आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिघात किससे प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिघात को तो X से प्रदर्शित करते हैं, किंतु संधारित्रीय प्रतिघात C लगा देते हैं, तो XC से व्यक्त करते हैं। इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? मैंने बताया प्रतिघात एक तरह का प्रतिरोधी है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो इसका ही मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। अब देखते हैं हम आगे। XC बराबर जो होता है वो होता है 1/ω/C। यहाँ जो C है वो तो है कैपेसिटर की धारिता, कैपेसिटेंस। वो ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। कोणीय वेग। ओमेगा बराबर जो होता है 2πf। ओमेगा बराबर 2πf होता है। तो XC बराबर 1/2πfC लिख सकते हैं। तो ये हमारा सूत्र होता है संधारित्रीय प्रतिघात निकालने का। संधारित्रीय प्रतिघात निकालने का ये हमारा सूत्र है। अब देखते हैं हम कुछ फैक्ट। यदि f का मान 0 हो, f का मान 0 हो, अर्थात f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, अर्थात आवर्ती। तो आवर्ती हमने पढ़ा था, आवर्ती किसे कहते हैं? 1 सेकेंड में उत्पन्न होने वाले चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। वह इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। तो आवर्ती अगर 0 हो जाए तो XC का मान कितना होगा? तो अगर आवर्ती 0 हो जाए, XC 1/f क्या है यहाँ पे? 0। तो ये सब 0 हो जाएंगे, 0। XC बराबर 1/0 अर्थात अनंत। तो XC का मान क्या हो जाएगा? अनंत। XC का मतलब है प्रतिरोध। तो धारिता के मान में अनंत प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसमें अनंत प्रतिरोध हो जाएगा तो धारिता प्रवाहित होगी क्या? नहीं होगी ना। तो इसमें परिपथ जो है
एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा। परिपथ ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा। परिपथ ओपन सर्किट अर्थात उसमें धारा प्रवाह बहेगी नहीं, तो खुला परिपथ की तरह कार्य करेगा। और देखते हैं हम, यदि f का मान अनंत हो जाए तो xc का मान कितना होगा। तो ये देखते हैं हम, xc बराबर 1/f का मान कितना कर दिया हमने, अनंत। तो 1/, अनंत को कैसे लिख सकते हैं हम, अनंत को 1/0 लिख सकते हैं, 1/0। तो हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये एक ऊपर का एक रह जाएगा, इसे बटे में 1 लिख सकते हैं, गुणा, और ये ऊपर अगर गुणा में लाएंगे तो ये पलट जाएगा, 1/0 की जगह 0/1 हो जाएगा, 0/1। तो x से कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 को 0 से गुणा करें 0/1 आ जाएगा, 0/1 का मतलब है 0। तो xc का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी प्रतिरोध बिल्कुल कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नगण्य होगा। तो इसमें जो परिपथ होगा, परिपथ शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा। तो ये हमारा संधारित्र प्रतिघात। अब देखते हैं हम संधारित्र के प्रकार के बारे में। संधारित्र के प्रकार में सबसे पहले देखते हैं हम कार्य के आधार पर। संधारित्र के प्रकार, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर मान संधारित्र। सबसे पहले देखते हैं हम स्थिर मान संधारित्र। तो वह संधारित्र जिनका मान निश्चित होता है स्थिर मान संधारित्र कहलाते हैं। वह संधारित्र जिनका मान निश्चित होता है वह स्थिर मान संधारित्र कहलाते हैं। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर या सिरेमिक कैपेसिटर या ऑयल डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर आदि संधारित्र स्थिर मान संधारित्र हैं। अब देखते हैं हम कार्य के आधार पर संधारित्र का दूसरा प्रकार, जो है समायोजित मान संधारित्र। समायोजित मान संधारित्र, तो वह संधारित्र जिनका मान पेंच घुमाकर, पहले रेडियो आते थे उसमें पेंच घुमाते थे, अपन दुकान पे सुधरवाने जाते थे तो वहाँ पेंच घुमाते था वो मिस्त्री, और वो ठीक हो जाता था। तो वो यही संधारित्र होता था, समायोजित मान संधारित्र, जिसमें पेंच घुमाकर धारिता के मान को परिवर्तित किया जाता है। वह संधारित्र जिसमें धारिता को पेंच घुमाकर
परिवर्तित करते हैं। वह समायोजित मान संधारित्र कहलाते हैं। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल है ट्रिमर व पेडर। ट्रिमर व पेडर समायोजित मान संधारित्र में आते हैं। अब बात करते हैं हम परिवर्तित मान संधारित्र के बारे में। परिवर्तित मान संधारित्र तो वह संधारित्र जिसमें धारिता को शाफ्ट घुमाकर परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित मान संधारित्र कहलाते हैं। वह संधारित्र जिसमें धारिता को शाफ्ट घुमाकर प्रदर्शित किया जाता है, शाफ्ट घुमाकर परिवर्तित करते हैं। तो ऐसे संधारित्र परिवर्तित मान संधारित्र कहलाते हैं। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एक ही गैंग संधारित्र। गैंग संधारित्र तो ये थे हमारे कार्य के आधार पर संधारित्र के प्रकार, जो कि 3 प्रकार के हैं: स्थिर मान संधारित्र, समायोजित मान संधारित्र, परिवर्तित मान संधारित्र। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के आधार पर संधारित्र के प्रकार के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के आधार पर तो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के आधार पर संधारित्र बहुत प्रकार के होते हैं। हम यहाँ कुछ संधारित्र देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हम उनका यूज़ देखेंगे, वह किससे मिलकर बने होते हैं, वह कहाँ यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है पेपर संधारित्र। पेपर संधारित्र का उपयोग मोटर स्टार्टिंग, पावर कनेक्शन, सप्लाई, फिल्टर में किया जाता है। इसका जो उपयोग है, इनका उपयोग ही महत्वपूर्ण है कि पेपर कैपेसिटर कहाँ किया जाता है। ये पूछा जाता है कि मोटर कनेक्शन में किस कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, तो वह है पेपर संधारित्र। तो उपयोग मोटर स्टार्टिंग, और फैक्टर कनेक्शन, वह सप्लाई फिल्टर में। सप्लाई फिल्टर आदि में पेपर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ और कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला फॉइल टाइप, और दूसरा होता है मेटलाइज्ड टाइप। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे नहीं, पर आप इसलिए ध्यान में रखें कि पेपर कैपेसिटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फॉइल टाइप और एक मेटलाइज्ड टाइप। अब देखते हैं हम प्लास्टिक फिल्म संधारित्र के बारे में। प्लास्टिक फिल्म संधारित्र तो इसका जो उपयोग है, इसका हम उपयोग देखेंगे। तो इसका उपयोग साधारण व अधिक स्टेबिलिटी आरएफ परिपथ में एसी मोटर कपलिंग में
एसी मोटर कपलिंग में व आरएफ फिल्टरिंग में, प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम सिरेमिक संधारित्र के बारे में। तो सिरेमिक संधारित्र का जो उपयोग है उसके बारे में देखते हैं। इसका उपयोग साधारण आरएफ परिपथ में, साधारण आरएफ परिपथ में व साधारण वीएचएफ में, वीएचएफ मीन्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी परिपथ में व आरएफ कपलिंग में सिरेमिक संधारित्र का उपयोग किया जाता है। अगला आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र। इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का हम उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग पावर सप्लाई में, फिल्टर परिपथ हम आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे कि क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, वह इसलिए किस लिए यूज में लिया जाता है। स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किया जाता है इसका प्रयोग। स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद लाउड स्पीकर में भी इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। लाउड स्पीकर के क्रॉसओवर में। आदि में इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये संधारित्र डीसी पर कार्य करता है। ये संधारित्र डीसी पर कार्य करता है। हम आगे सेल व बैटरी चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ किया जाएगा। तो सेल क्या है? एक तरह का डीसी स्रोत ही है, डीसी स्रोत विभव। तो इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र डीसी पर कार्य करता है। अगला आता है हमारा माइका संधारित्र। माइका को हम अभ्रक भी बोलते हैं, माइका या अभ्रक संधारित्र। इसके हम उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग अधिक फ्रीक्वेंसी के लिए अर्थात अधिक आवृत्ति के लिए व एचएफ लाइन फीडर में, हाई फ्रीक्वेंसी लाइन फीडर में माइका व अभ्रक कैपेसिटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कांच संधारित्र। तो इसका उपयोग ओनली वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए किया जाता है। उपयोग VHF में, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में इसका उपयोग किया जाता है। नोट लगा के एक बात लिखना कि संधारित्र जो है एसी व डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। संधारित्र एसी व डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि एसी पर तो ये सिरेमिक, माइका, कांच संधारित्र आदि कार्य कर लेंगे, और डीसी पर ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र, ये केवल डीसी पर कार्य कम करता है।
ठीक है। तो अब देखते हैं हम हमारे उपयोग के आधार पर संधारित्र के। तो उपयोग के आधार पर जो संधारित्र है वह दो प्रकार के होते हैं। उपयोग के आधार पर संधारित्र दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है ध्रुवित संधारित्र। ध्रुवित संधारित्र अर्थात पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर, इसमें प्लस धनात्मक व ऋणात्मक, प्लस व माइनस चिन्ह होते हैं। इसमें धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह होते हैं और ये डीसी पर कार्यरत होते हैं। ये डीसी पर कार्यरत होते हैं। अब बात करते हैं हम अध्रुवित संधारित्र के बारे में। तो अध्रुवित संधारित्र को नॉन पोलर कैपेसिटर कहते हैं। नॉन पोलर कैपेसिटर। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह नहीं होते। इसमें धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह नहीं होते। ये एसी पर कार्य करते हैं। ये एसी पर कार्य करते हैं। अब बात करते हैं हम संधारित्र के गुण के बारे में। संधारित्र के गुण का मतलब है अर्थात वह एसी पर कैसा व्यवहार करता है, डीसी पर कैसा व्यवहार करता है। तो संधारित्र जो है वह डीसी को ब्लॉक व एसी को पास करता है। डीसी को ब्लॉक करता है वह एसी को पास करता है। पास अर्थात उसमें से गुजरने देता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था XC बराबर 1/2 पाई FC संधारित्र प्रतिघात। तो DC के लिए फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है। अगर 0 होगा तो XC का मान अनंत होगा और अर्थात XC अर्थात प्रतिरोध का मान, प्रतिघात का मान, संधारित्र प्रतिघात का मान अनंत होगा तो वह खुला परिपथ की भांति कार्य करेगा। अर्थात कोई भी सर्किट है जिसमें कैपेसिटर लग रहा है उसमें डीसी दी जा रही है तो खुला परिपथ है हो जाता है वो। तो खुला परिपथ उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये उसमें डीसी को ब्लॉक करेगा। और एसी के लिए देखते हैं तो एसी के लिए एफ का मान कुछ ना कुछ होता है। एसी के लिए एफ का मान कुछ ना कुछ होता है तो एसी पर ये संधारित्र कार्य करता है। इसे आप याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि एक संधारित्र है। एक छोटी सी ट्रिक है जो याद करने के लिए कर सकते हैं आप यूज़ में कि डीसी ऐसे आती है, सीधी आती है तो ये डंडा आ जाता है बीच में और ये डीसी को रोक देती है अर्थात डीसी को ब्लॉक करती है। जबकि एसी ऐसे आती है चलती हुई तो ये एसी यूँ करके इसमें से निकल जाती है। ये आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। तो आधी क्लास हमारी ये थी और आधी क्लास हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।